एक दिन कॉलेज के बाद माया अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा मुझे पिक करने आइए ना, मैं थक गई हूं। थोड़ी देर बाद एक काली रोल्स रॉयस कार कॉलेज के गेट पर रुकी। मिस्टर वर्मा कार से उतरे और माया को लेने आगे बढ़े। तभी उनकी नजर रवि पर पड़ी, जो अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। मिस्टर वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जल्दी से रवि के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, रवि सर, आप यहां? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए कार भेज देता। माया ये देखकर हैरान हो गई। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो वो गरीब लड़का है ना जो हमारी क्लास में है। रवि ने मिस्टर वर्मा को चुपके से इशारा किया और कहा, अभी चुप रहिए, मैं अपना राज अभी नहीं खोलना चाहता, आप यहां से चले जाइए। मिस्टर वर्मा चुपचाप वापस कार में बैठ गए, लेकिन माया के दिल में एक सवाल उठने लगा, यह लड़का असल में कौन है? उसने अपने पापा से पूछा, पापा आपने उस लड़के के सामने क्यों हाथ जोड़े? वो कौन है? मिस्टर वर्मा ने कहा, माया अभी इसका वक्त नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन माया का मन नहीं माना। उसने रवि के बारे में जानने की ठान ली। और फिर एक दिन मुंबई की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सुबह के 9 बजे सूरज की सुनहरी किरणें शहर के ऊंचे ऊंचे टावरों के बीच से छनकर राठौर हवेली के विशाल बगीचे में पड़ रही थीं। यह हवेली कोलाबा के समुद्र तट के पास मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में बनी थी। संगमरमर की दीवारें, सोने की किनारी वाले गेट और विदेशी फूलों से सजा बगीचा इसकी भव्यता की गवाही देता था। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में एक बड़े शीशे के सामने 28 साल का रवि राठौर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में एक उदासी थी, जो उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती थी। उसने साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहना था, जो उसकी अमीरी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। रवि के सामने एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उसके पिता स्वर्गीय प्रकाश राठौर मुस्कुराते हुए खड़े थे। प्रकाश ने अपने दम पर राठौर इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया था। उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन 2 साल पहले एक कार दुर्घटना ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया। रवि ने तस्वीर को हाथ में लिया और उस पर उंगलियां फेरी, जैसे वह अपने पिता की यादों को फिर से जीना चाहता हो। उसके पिता की एक बात बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी, रवि, लोग तुम्हारी दौलत और रुतबे को देखकर तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी असली भावनाओं को जानने के लिए अपनी असलियत छुपा कर देखो। यह बात रवि के दिल में गहरे उतर चुकी थी। उसने अपने जीवन में देखा था कि लोग उसके पैसे, राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ के स्टेटस और उसकी हवेली के वैभव के पीछे भागते थे। कोई भी उसे उसकी सादगी, उसकी भावनाओं या उसके असली व्यक्तित्व के लिए नहीं जानता था। पापा आप सही थे, रवि ने धीरे से कहा, जैसे वह तस्वीर से बात कर रहा हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि लोग असल में कैसे होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि बिना मेरे नाम और दौलत के लोग मुझसे कैसा व्यवहार करते हैं। उसने ठान लिया था कि वह एक साधारण जिंदगी जीकर देखेगा, ताकि वह दुनिया की सच्चाई को समझ सके। रवि ने मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज एलिट बिजनेस अकादमी में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया। उसने अपनी असलियत को पूरी तरह से छुपाने का फैसला किया। वह साइकिल पर कॉलेज जाता, सस्ते कपड़े पहनता और एक गरीब लड़के की तरह रहता। उसने अपने ड्राइवरों, नौकरों और यहां तक कि अपने करीबी दोस्तों को भी इस राज को किसी से न बताने की सख्त हिदायत दी थी। रवि ने अपने कमरे की अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना सा बैग निकाला। उसने अपने डिजाइनर सूट, महंगे जूते और ब्रांडेड घड़ियों को एक तरफ रख दिया। उसने एक साधारण सी चप्पल पहनी और अपने आप को शीशे में देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी बड़े मिशन की शुरुआत करने जा रहा हो। आज से मैं सिर्फ रवि हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। न कोई राठौर, न कोई सीईओ, बस एक साधारण सा लड़का जो दुनिया की सच्चाई जानना चाहता है। उसने अपने बैग में कुछ किताबें और एक पुराना नोटबुक डाला, जो उसने कॉलेज के लिए तैयार किया था। हवेली के बगीचे से गुजरते हुए उसने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। लहरों की आवाज ने उसे एक अजीब सी शांति दी, जैसे समुद्र उसे बता रहा हो कि उसका यह फैसला सही है। उसने अपनी साइकिल उठाई, जो हवेली के गैरेज में धूल खा रही थी, और उसे साफ किया। साइकिल पुरानी थी, लेकिन रवि के लिए यह उसकी नई जिंदगी का प्रतीक थी। हवेली के नौकरों ने उसे हैरानी से देखा। साहब, आप साइकिल पर कहां जा रहे हैं? एक नौकर ने पूछा। रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
बस थोड़ा घूमने जा रहा हूं रामू, तुम किसी को कुछ मत बताना। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी। रवि ने साइकिल को सड़क पर उतारा और कॉलेज की ओर बढ़ गया। मुंबई की सड़कों पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। रास्ते में लोग अपने कामों में व्यस्त थे। ऑटो की आवाजें, बसों के हॉर्न और सड़क किनारे चाय की दुकानों की चहल पहल ने रवि को एक नया अनुभव दिया। यह पहली बार था जब वह अपनी मर्सिडीज या BMW के बजाय साइकिल पर शहर की सड़कों पर था। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। एलिट बिजनेस अकादमी का गेट ज्यादा दूर नहीं था। रवि ने अपनी साइकिल को तेज किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा। क्या वह दुनिया की सच्चाई को समझ पाएगा? लोगों को ढूंढ पाएगा जो उसे उसके पैसे और रुतबे के बिना प्यार करेंगे? इन सवालों के जवाब उसे कॉलेज की दुनिया में मिलने वाले थे। मुंबई के बांद्रा इलाके में, जहां समुद्र की लहरें और शहरी चमक एक अनोखा मेल बनाते थे, वर्मा महल अपनी भव्यता में डूबा हुआ था। यह हवेली राठौर हवेली से किसी मायने में कम नहीं थी। इसके सोने की किनारी वाले विशाल गेट, संगमरमर की दीवारें और विदेशी फूलों से सजा बगीचा इसकी अमीरी की गवाही देता था। बगीचे में रंग बिरंगे फव्वारे दिन रात पानी की धार छोड़ते थे और महल के हर कोने में वैभव की झलक दिखती थी। इस महल में रहती थी 24 साल की माया वर्मा, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती किसी को भी मोह लेती थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल हवा में लहराते थे और उसकी गहरी भूरी आंखें किसी का भी ध्यान खींच लेती थीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कमी थी, उसका घमंड, जो उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। माया वर्मा कॉरपोरेशन के मालिक राजेश वर्मा की सबसे बड़ी बेटी थी। वर्मा कॉरपोरेशन देश की जानी मानी कंपनियों में से एक थी, जो टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती थी। माया को अपने पैसे, रुतबे और स्टेटस पर बहुत गर्व था। वह डिजाइनर कपड़े पहनती, महंगी गाड़ियों में घूमती और हर किसी को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। उसका कमरा किसी फैशन हाउस से कम नहीं था। अलमारी में पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क से मंगवाए गए डिजाइनर लहंगे, साड़ियां और गाउन थे। उसकी हर चीज में वैभव झलकता था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो वह किसी से जाहिर नहीं करती थी। माया का बचपन वैभव में बीता था। उसे हर चीज सबसे अच्छी मिली, बड़े बड़े स्कूल, विदेशी छुट्टियां और हर वह सुख सुविधा जो पैसा खरीद सकता था। लेकिन उसके पिता राजेश वर्मा हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उन्होंने माया और उसकी छोटी बहन 20 साल की कृति को कभी वह प्यार और समय नहीं दिया जो एक बच्चा अपने माता पिता से चाहता है। माया की मां शालिनी भी सामाजिक आयोजनों और चैरिटी गालाओं में व्यस्त रहती थी। इस प्यार की कमी ने माया को कठोर बना दिया था। उसने अपने दिल के खालीपन को अपने घमंड से भरने की कोशिश की। वह सोचती थी कि अगर वह सबसे ऊपर रहे, अगर वह हर किसी से बेहतर दिखे, तो कोई उसकी कमजोरी नहीं देख पाएगा। कृति, आज मुझे कॉलेज में सबसे अलग दिखना है, माया ने अपने कमरे में तैयार होते हुए कहा। उसका कमरा एक शाही महल जैसा था। बड़े बड़े शीशे, क्रिस्टल झूमर और गुलाबी रेशम के पर्दे। उसने अपनी अलमारी से एक डिजाइनर लहंगा चुना, जिसे उसने पिछले हफ्ते पेरिस फैशन वीक से मंगवाया था। लहंगे की कारीगरी इतनी बारीक थी कि हर धागा उसकी अमीरी की कहानी कहता था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा और हीरे की बालियां पहनी। शीशे में खुद को देखकर वह मुस्कुराई। हाँ कृति, यह मेरा कॉलेज है और मैं वह यहाँ की रानी हूं। कृति, जो माया की छोटी बहन थी, ने हंसते हुए कहा, दीदी, तुम तो हमेशा सबसे अलग दिखती हो। एलिट बिजनेस अकादमी में कोई तुमसे टक्कर नहीं ले सकता। कृति भी माया की तरह घमंडी थी, लेकिन उसमें माया जैसी चालाकी नहीं थी। वह अपनी दीदी की हर बात मानती थी और उसे अपनी आदर्श मानती थी। कृति ने एक नीले रंग का डिजाइनर सूट चुना जो उसने लंदन से मंगवाया था। दोनों बहनें अपने ड्राइवर को बुलाने के लिए तैयार थीं। उनकी काली रोल्स रॉयस गैरेज में चमक रही थी और ड्राइवर ने उसे गेट तक लाने की तैयारी शुरू कर दी। माया ने अपने कमरे की बालकनी से समुद्र की ओर देखा। बांद्रा का समुद्र तट सुबह की धूप में चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, यह मेरा शहर है और मैं इसकी रानी हूं। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। वह इस कमी को समझ नहीं पाती थी, लेकिन उसे दबाने के लिए उसने अपने घमंड को और मजबूत कर लिया। कॉलेज का पहला दिन था
और माया अपने दोस्तों के साथ वहां रानी की तरह पहुंचना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों रिया, तान्या और सिया को मैसेज किया कि वह गेट पर मिलें। ये सभी लड़कियां माया की तरह अमीर और स्टाइलिश थीं और वे माया की हर बात में हाँ मिलाती थीं। माया ने अपनी मां से कहा, मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूं। आज पहला दिन है और मैं चाहती हूं कि सबकी नजर मुझ पर हो। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माया, तुम हमेशा सबसे अलग होती हो, बस अपने पापा का नाम रोशन करना। वर्मा महल से निकलते वक्त माया ने अपने ड्राइवर को हिदायत दी, संजय, गाड़ी को गेट के ठीक सामने रोकना। मैं नहीं चाहती कि मुझे ज्यादा चलना पड़े। संजय ने सिर हिलाया और गाड़ी को तेजी से कॉलेज की ओर ले गया। रास्ते में माया ने अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोला और अपनी तस्वीरें देखी। उसकी हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स थे। देखा कृति, उसने कहा, लोग मेरे दीवाने हैं। कृति ने हंसते हुए कहा, दीदी, तुम तो स्टार हो। बिजनेस अकादमी का गेट अब सामने था। माया ने अपनी गाड़ी से उतरते ही अपने सनग्लासेस को थोड़ा नीचे किया और चारों ओर देखा। कॉलेज का कैंपस आधुनिकता और वैभव का मिश्रण था। संगमरमर के फर्श, कांच की इमारतें और हरे भरे लॉन इसे किसी 5 सितारा रिसोर्ट जैसा बनाते थे। माया ने अपने दोस्तों को गेट पर देखा और उनके साथ हंसते बात करते हुए अंदर चली गई। लेकिन उसकी नजर एक साइकिल पर पड़ी, जिसे एक साधारण सा लड़का चला रहा था। उसने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा, यह देखो, ये कौन सा गांव से आया है, साइकिल पर कॉलेज आ रहा है। उस लड़के का नाम था रवि राठौर और वह माया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मुंबई की सुबह अपनी पूरी रंगत में थी। एलिट बिजनेस अकादमी का कैंपस, जो कोलाबा के पास एक खूबसूरत इलाके में बसा था, सूरज की किरणों से चमक रहा था। कैंपस की इमारतें कांच और संगमरमर से बनी थीं, जिनके बीच हरे भरे लॉन और फूलों की क्यारियां इसे किसी रिसोर्ट जैसा बनाती थीं। आज कॉलेज का पहला दिन था और हवा में उत्साह और उत्सुकता का मिश्रण था। नए छात्र अपने सपनों को लेकर कैंपस में दाखिल हो रहे थे, जबकि पुराने छात्र अपनी रौनक और रुतबे को दिखाने में व्यस्त थे। रवि राठौर अपनी पुरानी साइकिल पर कैंपस के विशाल गेट पर पहुंचा। उसका साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी साइकिल की चैन बार बार ढीली हो रही थी। उसने साइकिल को गेट के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और अपने बैग को कंधे पर लटकाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वह किसी बड़े मिशन पर निकला हो। रवि ने अपने पिता की बात को याद किया, लोगों की असलियत जानने के लिए अपनी असलियत छुपाकर देखो। वह इस मिशन पर था, यह देखने के लिए कि लोग उसे उसके पैसे और रुतबे के बिना कैसे देखते हैं। कैंपस के गेट पर माया वर्मा अपने दोस्तों रिया, तान्या और सिया के साथ खड़ी थी। उसने अपने डिजाइनर सनग्लासेस को थोड़ा नीचे किया और रवि को देखकर हंसते हुए कहा, यह देखो, यह कौन सा गांव से आया है, साइकिल पर कॉलेज आ रहा है और कपड़े तो देखो, बिल्कुल बाजार से उठाए हुए। उसकी आवाज में तंज था और उसके दोस्तों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। रिया ने चुटकी लेते हुए कहा, माया, शायद इसे गलती से यहां एडमिशन मिल गया है, यह तो किसी ढाबे पर काम करने वाला लगता है। तान्या ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ, साइकिल तो देखो, लगता है दादाजी की है। रवि ने यह सब सुन लिया। उसका दिल थोड़ा सा चुभा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने अपनी साइकिल को चुपचाप ताला लगाया और कैंपस की ओर बढ़ गया। उसके मन में एक विचार कौन था, यही लोग हैं जिनकी असलियत मुझे देखनी है। माया, तुम्हारा यह तंज मुझे नहीं रोक सकता। वह जानता था कि उसका राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ होने का राज अभी छुपा रहना चाहिए। उसने अपने कदम तेज किए और अपनी पहली क्लास की ओर बढ़ गया। क्लासरूम में प्रवेश करते ही रवि ने देखा कि कमरा आधुनिक तकनीक से सुसज्जित था। प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड और आरामदायक कुर्सियां इसे किसी कॉरपोरेट बोर्डरूम जैसा बनाती थीं। रवि ने सबसे पीछे की बेंच चुनी, जहां वह चुपचाप बैठकर अपने नोट्स तैयार कर सकता था। उसने अपना पुराना नोटबुक निकाला और पेन से कुछ लिखना शुरू किया। तभी माया अपने दोस्तों के साथ आगे की बेंच पर आकर बैठी। उसने पीछे मुड़कर रवि को देखा और अपने दोस्तों से हंसते हुए कुछ कहा। रवि ने उसकी हरकत को नजरअंदाज किया और अपने काम में व्यस्त रहा। प्रोफेसर गुप्ता, जो अपने सख्त स्वभाव और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने क्लास शुरू की। उन्होंने सभी नए छात्रों का स्वागत किया और मास्टर्स प्रोग्राम के कोर्स के बारे में बताया। यह प्रोग्राम आपकी बुद्धिमत्ता,
मेहनत और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेगा। कहा, यहां सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको असल दुनिया की समस्याओं का समाधान करना होगा। रवि ने ध्यान से सुना। वह जानता था कि उसकी बिजनेस की समझ राठौर इंडस्ट्रीज को चलाने के अनुभव से आई थी, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। माया, जो आगे की बेंच पर बैठी थी, बार बार पीछे मुड़कर रवि को देख रही थी। उसने अपनी दोस्त सिया से धीरे से कहा, यह लड़का इतना शांत क्यों है? लगता है डर गया है। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, माया, इसे शायद कुछ आता ही नहीं, बस यूं ही एडमिशन मिल गया होगा। माया ने अपनी सनग्लासेस उतारी और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं यह कितने दिन टिकता है। क्लास के बाद रवि कैंपस के लॉन में एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी किताब पढ़ रहा था। माया और उसके दोस्त वहां से गुजरे। माया ने उसे देखकर फिर तंज कसा, अरे साइकिल वाले, यहाँ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो किसी ढाबे पर काम करना चाहिए। उसके दोस्तों ने फिर हंसी का ठहाका लगाया। रवि ने किताब से नजर उठाई, माया को एक पल के लिए देखा और फिर वापस अपनी किताब में डूब गया। उसकी चुप्पी ने माया को थोड़ा असहज कर दिया। उसने सोचा, यह लड़का इतना शांत क्यों है? क्या यह वाकई इतना कमजोर है या इसमें कुछ और है? लॉन में बैठे रवि के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था, माया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकती हो, लेकिन मैं यहां तुम्हारी असलियत देखने आया हूं। तुम्हारा यह घमंड एक दिन तुम्हें भारी पड़ेगा। उसने अपने पिता की तस्वीर को याद किया और खुद से कहा, पापा, मैं आपका सबक नहीं भूलूंगा। मैं यह देखूंगा कि लोग असल में कैसे हैं। तभी एक लड़का रोहन मेहरा रवि के पास आया। रोहन कॉलेज का एक और नया छात्र था जो मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने रवि से कहा, तू माया की बातों को क्यों सुन रहा है? जवाब दे उसको। रवि ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, जवाब देने का वक्त आएगा। अभी मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि लोग असल में क्या हैं। रोहन ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसकी सादगी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तू अलग है रवि, चल कैंटीन चलते हैं। रवि ने अपनी किताब बंद की और रोहन के साथ कैंटीन की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। माया और उसके दोस्तों का तंज, कॉलेज का नया माहौल और उसकी छुपी हुई असलियत, यह सब एक बड़े तूफान का संकेत था। लेकिन रवि तैयार था। वह यह देखना चाहता था कि इस तूफान में कौन उसके साथ खड़ा होगा और कौन उसे गिराने की कोशिश करेगा। एलिट बिजनेस अकादमी का पहला हफ्ता चल रहा था और कैंपस में नए छात्रों का उत्साह अपने चरम पर था। सुबह की धूप कैंपस के कांच की इमारतों पर पड़ रही थी, जिससे पूरा माहौल चमक रहा था। रवि राठौर अपनी सादगी भरे कुर्ता पायजामा में कॉलेज की कैंटीन में एक कोने की मेज पर बैठा था। उसके सामने एक साधारण सी थाली थी, 2 रोटियां, आलू की सूखी सब्जी और एक छोटा सा कटोरा दाल। उसने अपने पुराने बैग को बगल में रखा था और चुपचाप खाना खा रहा था। उसकी नजरें थाली पर थीं, लेकिन उसका दिमाग अपने मिशन पर केंद्रित था, लोगों की असलियत को समझने का मिशन। कैंटीन में हलचल थी। छात्र अपने दोस्तों के साथ हंसते बात करते हुए खाना खा रहे थे। कैंटीन की दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे जो कॉलेज के आगामी बिजनेस फेस्ट की जानकारी दे रहे थे। रवि ने एक पोस्टर पर नजर डाली, जिसमें लिखा था, अपने बिजनेस आइडिया को दुनिया के सामने लाओ। उसने सोचा, यह एक मौका हो सकता है, लेकिन अभी मुझे अपनी असलियत छुपाए रखनी है। तभी माया वर्मा अपने दोस्तों रिया, तान्या और सिया के साथ कैंटीन में दाखिल हुई। उसने एक डिजाइनर टॉप और जीन्स पहनी थी और उसके कंधे पर एक महंगा हैंडबैग लटक रहा था। उसकी चाल में एक रौब था, जैसे वह कैंटीन की मालकिन हो। उसने अपने सनग्लासेस को थोड़ा नीचे किया और रवि को कोने में बैठा देखा। एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। वह अपने दोस्तों के साथ रवि की मेज के पास पहुंची और जोर से हंसते हुए बोली, देखो, यह गरीब लड़का यहां बैठा है। इसका खाना तो देखो, बिल्कुल ढाबे जैसा। तुम्हें यहां बैठने की जरूरत नहीं। शायद आईदास के आने आदतें हैं। जाओ किसी सड़क किनारे खा लो। उसके दोस्तों ने जोर जोर से हंसी का ठहाका लगाया। रिया ने चुटकी लेते हुए कहा, माया, इसे शायद खाना मुफ्त में मिलता होगा, तभी तो यहां बैठा है। तान्या ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ, और इसकी साइकिल तो देखो, लगता है किसी कबाड़ खाने से उठाई है।
कैंटीन में मौजूद कुछ अन्य छात्र भी उनकी बात सुनकर हंसने लगे। रवि ने अपनी थाली से नजर उठाई और माया को एक पल के लिए देखा। उसका दिल चुभा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह जानता था कि यह वही लोग हैं जिनकी असलियत वह देखना चाहता है। उसने अपने पिता की बात को याद किया। लोग तुम्हारी दौलत को देखकर तुमसे प्यार करते हैं। उसने चुपचाप अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और खाना शुरू किया। उसकी चुप्पी ने माया को और भड़काया। उसने कहा, क्या बात है साइकिल वाले, बोलते क्यों नहीं? डर गए? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं माया, मेरा खाना मुझे पसंद है और मैं यहां ठीक हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो माया को थोड़ा असहज कर गई। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, चलो इसे अपने ढाबे के खाने के साथ छोड़ देते हैं। वह अपनी मेज की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रवि इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा क्यों है। तभी एक लड़का, रोहन मेहरा, रवि की मेज पर आकर बैठ गया। रोहन मध्यम वर्गीय परिवार से था और कॉलेज में अपनी मेहनत से जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने माया की हरकतें देखी थीं और रवि की सादगी से प्रभावित था। उसने रवि से कहा, तू यह सब क्यों सह रहा है रवि? माया और उसके दोस्त तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, जवाब क्यों नहीं देता? रवि ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, जवाब देने का वक्त आएगा। अभी मैं यह देखना चाहता हूं कि लोग असल में कैसे हैं। माया का यह तंज उसका घमंड दिखाता है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां अपनी सच्चाई जानने आया हूं। रोहन ने हैरानी से रवि को देखा। उसने कहा, तू अलग है यार, तुझमें कुछ तो खास है। चल कुछ और खाना मंगवाते हैं। रवि ने हल्के से हंसते हुए कहा, नहीं रोहन, यह खाना मेरे लिए काफी है, लेकिन तेरा साथ अच्छा लगा। दोनों ने बातें शुरू की। रोहन ने बताया कि वह एक छोटे से शहर से है और स्कॉलरशिप के दम पर इस कॉलेज में पढ़ रहा है। रवि ने उसकी मेहनत की तारीफ की, लेकिन अपनी असलियत नहीं बताई। वह जानता था कि अगर रोहन को पता चला कि वह राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ है, तो शायद उसका व्यवहार भी बदल जाए। कैंटीन में बैठे बैठे रवि ने माया को दूर अपनी मेज पर देखा। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार रवि की ओर जा रही थी। रवि ने सोचा, माया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकती हो, लेकिन मैं यहां तुम्हारा असली चेहरा देखने आया हूं। उसने अपनी थाली खत्म की और अपने बैग को कंधे पर लटकाया। रोहन ने कहा, चल अगली क्लास के लिए चलते हैं। प्रोफेसर साइकिल को ताला लगाकर रवि और रोहन क्लास की ओर बढ़ गए। रास्ते में रोहन ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है रवि? मैं होता तो माया को दो चार सुनाकर चुप करा देता। रवि ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, अच्छा क्या आया? रोहन ने शायद हर चीज का एक वक्त होता है, मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। उसके मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, उसके पिता की सलाह, लोगों की असलियत तब पता चलती है जब तुम्हारी सच्चाई छुपी हो। रवि जानता था कि माया का घमंड उसकी असलियत को छुपा रहा है और वह उस घमंड के पीछे की सच्चाई को जानना चाहता था, लेकिन अभी के लिए वह चुप रहा। उसने अपने बैग में किताब डाली और क्लास की ओर बढ़ गया। ऐसा पीछे थी, यह सोचते हुए कि यह सफर अभी शुरू हुआ है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। एलिट बिजनेस अकादमी में पहला सेमेस्टर अपने चरम पर था। कैंपस में बिजनेस फेस्ट की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और हर तरफ उत्साह का माहौल था। दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे और छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट्स और स्टॉल्स की योजना बना रहे थे। रवि राठौर अपनी सादगी भरे कुर्ता पायजामा में कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। उसका पुराना बैग बगल में रखा था और उसकी नजरें किताब के पन्नों पर थीं, लेकिन उसका दिमाग अपने मिशन पर केंद्रित था, लोगों की असलियत को समझने का मिशन। माया वर्मा का तंज और कैंटीन में हुए अपमान ने उसे और दृढ़ कर दिया था कि वह अपनी असलियत, राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ होने का राज छुपाए रखेगा। उसी दिन प्रोफेसर गुप्ता, जो अपने सख्त स्वभाव और गहरे बिजनेस ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने क्लास में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आप सभी को एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। यह प्रोजेक्ट कॉलेज के वार्षिक बिजनेस फेस्ट का हिस्सा है। आपको एक वास्तविक कंपनी की समस्याओं का विश्लेषण करके समाधान प्रस्तुत करना होगा। यह आपकी बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा है। क्लास में सन्नाटा छा गया।
प्रोफेसर ने ग्रुप्स की लिस्ट पढ़ी और संयोग से रवि और माया एक ही ग्रुप में थे। माया ने यह सुनते ही प्रोफेसर की ओर देखा और नाराजगी भरे स्वर में कहा, सर, मुझे इस साइकिल वाले लड़के के साथ क्यों काम करना पड़ रहा है? मैं अकेले ही प्रोजेक्ट को बेहतर कर सकती हूं। प्रोफेसर गुप्ता ने अपनी चश्मे की नोक को ठीक करते हुए जवाब दिया, माया, यह प्रोजेक्ट टीम वर्क का हिस्सा है। तुम्हें रवि और बाकी ग्रुप के साथ काम करना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। माया ने गुस्से से होंठ सिकोड़े और अपनी बेंच पर वापस बैठ गई। उसने रवि की ओर देखा, जो पीछे की बेंच पर चुपचाप बैठा था, और मन ही मन सोचा, यह लड़का मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देगा। पहली ग्रुप मीटिंग लाइब्रेरी में तय हुई। रवि समय पर पहुंच गया, अपने पुराने नोटबुक और कुछ प्रिंटआउट्स के साथ। ग्रुप में माया, रवि, रोहन मेहरा और 2 अन्य छात्र आम है, संजना और विक्रम थे। माया ने मीटिंग शुरू होते ही कमान संभाल ली। कहा, मैं इस प्रोजेक्ट की लीडर हूं, तुम लोग बस मेरी बात सुनो और जो मैं कहती हूं वही करो, खासकर तुम साइकिल वाले। उसने रवि की ओर तंज भरे लहजे में कहा, तुम जैसे गरीब लड़के को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रवि ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने नोट्स निकाले। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। प्रोजेक्ट के लिए दी गई कंपनी एक टेक्सटाइल फर्म थी, जो पिछले कुछ सालों से घाटे में थी। माया ने तुरंत सुझाव दिया, हमें हाई एंड डिजाइनर कलेक्शन लॉन्च करना चाहिए। अमीर लोग इसे खरीदेंगे और कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। उसका सुझाव सुनकर संजना और विक्रम ने सहमति जताई, लेकिन रवि ने धीरे से कहा, माया, डिजाइनर कलेक्शन की लागत बहुत ज्यादा होगी और मार्केट रिसर्च के मुताबिक इस कंपनी का टारगेट मिडिल क्लास है। हमें किफायती और स्टाइलिश कपड़ों की रणनीति बनानी चाहिए। माया ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, तुम्हें क्या पता बिजनेस के बारे में, तुम बस मेरी बात मानो। लेकिन रोहन ने रवि का साथ दिया। उसने कहा, माया, रवि की बात में दम है, हमें डाटा देखना चाहिए। माया ने गुस्से से रोहन को घूरा, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक कुछ नहीं बोली। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने चुपके से प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने राठौर इंडस्ट्रीज में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने मार्केट रिसर्च किया, ग्राहकों की जरूरतों का विश्लेषण किया, और एक ऐसी रणनीति बनाई जो किफायती कपड़ों पर आधारित थी। उसने डाटा के साथ एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और ग्रुप को दिखाया। माया ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब प्रोफेसर गुप्ता ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की तो उन्होंने रवि की रणनीति की तारीफ की। यह रणनीति व्यवहारिक और डाटा आधारित है, उन्होंने कहा। जिसने भी इसे बनाया उसने गहरी समझ दिखाई है। बिजनेस फेस्ट के दिन ग्रुप ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। रवि ने शांत और आत्मविश्वास से अपनी रणनीति प्रस्तुत की, जबकि माया ने केवल डिजाइनर कलेक्शन के आइडिया को चमकाने की कोशिश की। जजों ने रवि की रणनीति को सबसे ज्यादा अंक दिए और ग्रुप को पहला पुरस्कार मिला। माया हैरान थी। उसने पहली बार रवि को गौर से देखा। उसकी सादगी, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका आत्मविश्वास उसे अजीब सा आकर्षक लगने लगा। फेस्ट के बाद माया ने रवि को एक कोने में बुलाया। उसने कहा, तुमने यह कैसे किया? तुम तो बस एक साधारण लड़के हो। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया, बिजनेस दिल और दिमाग से चलता है, न कि पैसे और रुतबे से। उसकी बात ने माया के दिल को छू लिया। पहली बार उसे अपने घमंड पर शक हुआ। उसने सोचा, शायद यह लड़का उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। लेकिन माया का घमंड अभी पूरी तरह नहीं गया था। वह रवि के प्रति आकर्षित तो थी, लेकिन उसे लगता था कि वह उससे बेहतर है। उसने मन ही मन सोचा, मैं देखूंगी कि यह लड़का कितना टिकता है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि माया का यह रवैया उसकी असलियत को छुपा रहा है और वह उस असलियत को जानना चाहता था। एलिट बिजनेस अकादमी का वार्षिक बिजनेस फेस्ट कैंपस को रंग बिरंगी रोशनी और उत्साह से भर देता था। कैंपस के मुख्य लॉन में स्टॉल्स लगे थे, जहां छात्र अपने बिजनेस आइडियाज और प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित कर रहे थे। हवा में खाने की खुशबू, हंसी मजाक की आवाजें और म्यूजिक का शोर एक उत्सव का माहौल बना रहा था। रवि राठौर अपने साधारण कुर्ता पायजामा में एक छोटे से स्टॉल के पीछे खड़ा था। उसने अपने हाथ से बने कार्ड्स एंड गिफ्ट्स का स्टॉल लगाया था, जो सादगी और रचनात्मकता का अनोखा मिश्रण था। प्रत्येक कार्ड पर उसने छोटे छोटे संदेश लिखे थे, इधर सारा प्यार, जो दिल को छू लेने वाले थे। उसका स्टॉल बाकी चमक दमक वाले स्टॉल्स के बीच अलग दिख रहा था।
और यही उसकी खासियत थी। रवि का मकसद पैसे कमाना नहीं था। वह अपने इस स्टॉल के जरिए लोगों की भावनाओं को समझना चाहता था। उसने अपने पिता की सलाह को याद किया, लोगों की असलियत तब पता चलती है जब तुम उनकी भावनाओं को छूते हो। रवि ने एक खास कार्ड बनाया था जिसे उसने माया वर्मा के लिए रखा था। कार्ड पर लिखा था, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने इसे सावधानी से एक लिफाफे में रखा और अपने बैग में छुपा लिया। माया वर्मा अपने डिजाइनर लहंगे में फेस्ट की रानी की तरह चमक रही थी। उसका स्टॉल हाई एंड फैशन प्रोडक्ट से सजा था जो उसकी अमीरी और स्टाइल को दर्शाता था। उसके दोस्त रिया, तानिया और सिया उसके स्टॉल पर भीड़ जुटाने में मदद कर रहे थे। माया की नजर बार बार रवि के स्टॉल की ओर जा रही थी। ग्रुप प्रोजेक्ट की जीत के बाद से उसके मन में रवि के लिए एक अजीब सा आकर्षण जागा था। उसकी सादगी, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह स्वीकार करने से रोक रहा था। फेस्ट के दूसरे दिन माया अपने दोस्तों के साथ रवि के स्टॉल पर पहुंची। उसने हंसते हुए कहा, साइकिल वाले, ये क्या बेच रहे हो? ये कार्ड्स तो बच्चों के खिलौने जैसे लगते हैं। रिया ने हंसते हुए जोड़ा, माया, इसे लगता है कि लोग इसे खरीद लेंगे। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, माया, ये कार्ड्स दिल से बनाए गए हैं। इन्हें खरीदने के लिए दिल चाहिए, न कि पैसा। उसकी बात में एक सच्चाई थी जो माया को थोड़ा असहज कर गई। उसने एक कार्ड उठाया और उस पर लिखा संदेश पढ़ा, सच्चाई वही है जो दिल को छू जाए। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपने भाव छुपाए। शाम ढलते ही फेस्ट का मुख्य आयोजन शुरू हुआ। छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन दी और रवि का स्टॉल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। लोग उसके कार्ड्स की सादगी और संदेशों की गहराई से प्रभावित थे। माया ने दूर से यह सब देखा और मन ही मन सोचा, यह लड़का हर बार मुझे हैरान क्यों कर देता है। उस रात जब फेस्ट खत्म होने वाला था, रवि ने माया को एक कोने में बुलाया। उसने लिफाफा निकाला और उसे देते हुए कहा, माया, यह तुम्हारे लिए है। माया ने लिफाफा खोला और कार्ड पढ़ा, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसकी आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे किसी ने इतने सच्चे दिल से कुछ कहा था। उसने रवि की ओर देखा और धीरे से कहा, रवि, तुम अलग हो। मैंने पहले कभी किसी को इतना सच्चा नहीं देखा। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया, सच्चाई वही है जो दिल से निकलती है। उस रात माया ने रवि से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा, रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे पापा कभी किसी साधारण लड़के को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें वर्मा महल में घर जमाई बनकर रहना होगा। उसकी बात में अभी भी घमंड की एक हल्की सी झलक थी। रवि ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। लेकिन उसके मन में एक योजना थी। वह जानता था कि माया का घमंड उसे अभी भी पूरी तरह से बदलने से रोक रहा है। अगले कुछ महीनों में रवि और माया की नजदीकियां बढ़ीं। माया ने अपने पिता राजेश वर्मा से रवि की बात की। राजेश ने पहले तो विरोध किया, लेकिन माया की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन यह लड़का हमारे महल में घर जमाई बनकर रहेगा। वह हमारे रुतबे के सामने कुछ नहीं है। माया ने यह शर्त रवि को बताई और रवि ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वर्मा महल में रौनक थी, लेकिन माया का घमंड अभी भी बरकरार था। उसने रवि से कहा, तुम मेरे घर में रहोगे तो मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें कभी अपने बराबर नहीं समझूंगी। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया, मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूं, न कि बराबरी। उसकी बात ने माया को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसका घमंड अभी भी हावी था। फेस्ट के बाद रवि और माया की शादी की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। रोहन मेहरा ने रवि को बधाई दी, लेकिन हैरानी जताते हुए कहा, तू माया की हर बात क्यों मान रहा है? तुझे अपने आत्मसम्मान की परवाह नहीं? रवि ने हल्के से हंसते हुए कहा, रोहन, आत्मसम्मान दिल में होता है, न कि दुनिया की नजरों में। मैं माया की असलियत जानना चाहता हूं। वर्मा महल की भव्यता अब भी वैसी ही थी, लेकिन इसके भीतर का माहौल बदल चुका था। रवि राठौर और माया वर्मा की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे और रवि अब वर्मा महल में घर जमाई बनकर रह रहा था। उसने अपनी सादगी को बनाए रखा था, वही पुराना कुर्ता पायजामा, वही शांत स्वभाव। लेकिन माया और उसकी छोटी बहन कृति का व्यवहार रवि के प्रति कठोर था। माया,
जो अब भी अपने घमंड में डूबी थी, रवि को बार बार नीचा दिखाती। तुम मेरे घर में रहते हो रवि, वह कहती, तो मेरी बात माननी होगी। तुम सिर्फ एक साधारण लड़के हो, मेरे बराबर कभी नहीं हो सकते। कृति भी उसका साथ देती और रवि का मजाक उड़ाती। साइकिल वाले, तुम्हें तो नौकरों के साथ रहना चाहिए। रवि चुपचाप सब सुनता और मुस्कुराता। उसने अपने पिता प्रकाश राठौर की सलाह को याद किया। लोगों की असलियत तब पता चलती है जब तुम उनकी नजरों में कुछ नहीं होते। वह माया की असलियत को और गहराई से जानना चाहता था, लेकिन वर्मा महल में उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। राजेश वर्मा, माया के पिता, रवि को हमेशा तुच्छ नजरों से देखते थे। यह लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं, वे अक्सर कहते। रवि ने यह सब सहन किया क्योंकि वह माया के प्यार को आजमाना चाहता था। एक दिन वर्मा महल में उदासी का साया छा गया। राजेश वर्मा की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे परिवार के लिए झटका था। माया और कृति सदमे में थीं और वर्मा कॉरपोरेशन में अफरा तफरी मच गई। राजेश की मृत्यु के बाद माया ने कंपनी की बागडोर संभाली। वह वर्मा कॉरपोरेशन की नई सीईओ बनी, लेकिन उसका घमंड और बढ़ गया। वह रवि को और अधिक नीचा दिखाने लगी। तुम मेरे घर में रहते हो और अब मैं कंपनी की मालकिन हूं, उसने रवि से कहा। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। माया की नई जिम्मेदारी ने उसे और कठोर बना दिया। वह बोर्डरूम में अपने फैसले लेती, लेकिन उसका यह अनुभव कम था। वर्मा कॉरपोरेशन एक महत्वपूर्ण डील पर काम कर रही थी, एक विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी, जो कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती थी। लेकिन तभी एक नया शख्स, अर्जुन शर्मा, माया की जिंदगी में आया। अर्जुन एक चालाक बिजनेसमैन था जो वर्मा कॉरपोरेशन का प्रतिद्वंद्वी था। उसने माया को लालच देकर डील के कागजात हासिल कर लिए और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अर्जुन ने धमकाया, तो मैं यह डील रद्द करवा दूंगा और तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। माया घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता की मेहनत बर्बाद हो। उसने रवि से मदद मांगी, लेकिन घमंड में डूबे स्वर में कहा, तुम कुछ कर सकते हो तो करो, वरना चुप रहो। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, माया, मुझे कागजात देखने दो, शायद मैं कुछ कर सकूं। माया ने हंसते हुए कहा, तुम? एक साइकिल वाला क्या करेगा? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कागजात रवि को दे दिया। रवि ने रात रात भर कागजात पढ़े। उसने अपने राठौर इंडस्ट्रीज के अनुभव का इस्तेमाल किया, जिसे उसने अब तक छुपा रखा था। उसने अर्जुन की साजिश को समझ लिया। अर्जुन ने डील के कागजात में कुछ गलत शर्तें जोड़ दी थीं, जो वर्मा कॉरपोरेशन को नुकसान पहुंचा सकती थीं। रवि ने एक नई रणनीति बनाई और माया को बोर्डरूम मीटिंग में प्रस्तुत करने को कहा। माया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हार मानकर उसकी बात मान ली। बोर्डरूम में माया ने रवि की रणनीति प्रस्तुत की। जजों और विदेशी कंपनी के प्रतिनिधियों ने उसकी तारीफ की, लेकिन अर्जुन ने बीच में हस्तक्षेप किया और माया को ब्लैकमेल करने की धमकी दी। तभी रवि खड़ा हुआ। उसने अपनी असलियत उजागर की। मैं रवि राठौर हूं, उसने गंभीर स्वर में कहा, राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ। मैंने आपकी साजिश को समझ लिया है अर्जुन। आपके गलत कागजात और ब्लैकमेलिंग का सबूत मेरे पास है। उसने एक फाइल सामने रखी जिसमें अर्जुन की साजिश के दस्तावेज थे। बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। माया हैरान थी। उसने रवि की ओर देखा जैसे उसे पहली बार देख रही हो। रवि ने अपनी बुद्धिमत्ता और राठौर इंडस्ट्रीज के संसाधनों का इस्तेमाल करके डील को बचा लिया। विदेशी कंपनी ने माया के साथ साझेदारी की और वर्मा कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा बच गई। मीटिंग के बाद माया ने रवि को एकांत में बुलाया। उसकी आंखें नम थीं। रवि, मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े इंसान हो। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए यह नहीं किया। मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता था और आज मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में प्यार और पश्चाताप की जगह है। माया ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, मैं बदलना चाहती हूं रवि, तुम मेरे साथ रहोगे ना? रवि ने सिर हिलाया और कहा, हमेशा। उस रात वर्मा महल में एक नई शुरुआत हुई। माया का घमंड टूट चुका था और वह रवि के साथ एक सच्चे रिश्ते की ओर बढ़ रही थी। लेकिन रवि जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वर्मा महल में खुशियों का माहौल था। रवि राठौर और माया वर्मा की जिंदगी अब एक नए रंग में रंगी थी। उनकी 1 साल की बेटी अनिका उनके जीवन की धूप थी। माया का घमंड अब टूट चुका था
और वह रवि के साथ एक सच्चे रिश्ते में बंध गई थी। रवि की सच्चाई, राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ होने का खुलासा, ने न केवल वर्मा कॉरपोरेशन को बचाया था बल्कि माया के दिल को भी जीत लिया था। दोनों अब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वर्मा महल की दीवारों में अब हंसी और प्यार की गूंज थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। एक ठंडी सर्द रात जब मुंबई में बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थीं, मामा महल के मुख्य दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। नौकर ने लिफाफा माया को सौंपा। उसने उसे खोला और पढ़ा, तुम्हारी खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, एक तूफान आने वाला है। माया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रवि को लिफाफा दिखाया। रवि ने शांत स्वर में कहा, माया, डरने की जरूरत नहीं, हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि यह पत्र कोई साधारण धमकी नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक अनजान शख्स, रणजीत सिंह, वर्मा महल में आया। वह एक लंबा गठीला आदमी था जिसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने दावा किया, मैं प्रकाश राठौर का असली बेटा हूं। रवि को उन्होंने गोद लिया था, लेकिन मैं उनका खून हूं। राठौर इंडस्ट्रीज पर मेरा हक है। माया और रवि हैरान रह गए। रणजीत ने एक पुरानी वसीयत दिखाई, जिसमें लिखा था कि प्रकाश राठौर ने अपने जैविक बेटे को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया था। माया ने गुस्से में कहा, यह झूठ है, रवि ही मेरे पापा के असली उत्तराधिकारी हैं। लेकिन रणजीत ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं कोर्ट में अपना हक साबित करूंगा। रवि ने शांत स्वर में कहा, रणजीत, अगर तुम मेरे पिता के बेटे हो तो मैं तुम्हें सच्चाई जानने में मदद करूंगा। उसकी बात में एक दृढ़ता थी, लेकिन वह जानता था कि यह मामला आसान नहीं है। तो कोर्ट में केस शुरू हुआ। रणजीत के वकील ने वसीयत और कुछ पुराने दस्तावेज पेश किए जो उसके दावे को मजबूत करते थे। माया और रवि पर दबाव बढ़ रहा था। माया को डर था कि अगर रणजीत जीत गया तो राठौर इंडस्ट्रीज उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के पुराने वकील श्रीकांत मेहता से संपर्क किया। श्रीकांत ने बताया कि प्रकाश राठौर ने रवि को गोद लिया था, लेकिन अपनी आखिरी वसीयत में रवि को ही उत्तराधिकारी बनाया था। रवि ने रणजीत की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। उसने अपने राठौर इंडस्ट्रीज के संसाधनों का इस्तेमाल किया और पाया कि रणजीत एक धोखेबाज था जिसे अर्जुन शर्मा ने भेजा था। अर्जुन, जिसने पहले माया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, अब राठौर इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहता था। रवि ने कोर्ट में सबूत पेश किए, रणजीत के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अर्जुन के साथ उसके संबंधों के दस्तावेज। कोर्ट में अंतिम सुनवाई के दिन रवि ने एक भावनात्मक अपील की। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे न केवल अपना बेटा बनाया बल्कि अपनी मेहनत और सपनों का वारिस भी बनाया। रणजीत, अगर तुम सचमुच मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें परिवार में शामिल करने को तैयार हूं। लेकिन राठौर इंडस्ट्रीज मेरे पिता का सपना थी और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात ने जजों को प्रभावित किया। जजों ने रणजीत की वसीयत को फर्जी घोषित किया क्योंकि रवि ने साबित कर दिया कि वह अर्जुन की साजिश का हिस्सा था। रणजीत को गिरफ्तार कर लिया गया और राठौर एम्पायर रवि के पास रही। लेकिन सुनवाई के अंत में एक नया ट्विस्ट सामने आया। रणजीत ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ रवि, मेरे पास एक और सबूत है, प्रकाश राठौर की डायरी जो सच्चाई को उजागर करेगी। वर्मा महल में लौटने के बाद रवि और माया ने एक दूसरे को गले लगाया। अनिका उनकी गोद में खेल रही थी। माया ने कहा, रवि, तुमने हमारा परिवार और कंपनी बचा ली, मैं तुम्हारे बिना क्या करती। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया, यह हमारा परिवार है, हम इसे साथ मिलकर बचाएंगे। लेकिन रणजीत की आखिरी बात उनके मन में गूंज रही थी। क्या वह डायरी वाकई मौजूद थी? क्या उसमें कोई नया राज छुपा था? उस रात जब अनिका सो रही थी, रवि और माया ने वर्मा महल की छत पर बैठकर समुद्र की लहरों को देखा। रवि ने कहा, माया, चाहे कोई भी तूफान आए, हम उसे पार कर लेंगे। माया ने उसका हाथ थामा और कहा, हाँ रवि, अब हम एक हैं। लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। रणजीत की धमकी अभी भी हवा में लटक रही थी और एक नया तूफान उनकी खुशियों को चुनौती देने वाला था। दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह की और भी कहानी सुनना चाहते हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है नेक्स्ट वीडियो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अगला बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।